वाराणसी का जाल। ध्रुव और माया की चिंताएं अजंता की घटना के बाद और भी गहरी हो गई थीं। अजंता में जो कुछ हुआ उसने उनके मन में एक अनजानी दहशत भर दी थी। अब वाराणसी का नाम उनके सामने एक पहेली की तरह घूम रहा था। यह प्राचीन शहर जो गंगा के किनारे बसा है, अपने घाटों और मंदिरों में अनगिनत रहस्यों को छिपाए हुए है। उन्हें पता चला था कि गुप्त समाज का अगला निशाना यही शहर है। ध्रुव की चिंताओं ने माया को प्रेरित किया कि उन्हें तुरंत वाराणसी पहुंचने की आवश्यकता है। माया ने अपने ज्ञान और अनुसंधान कौशल का उपयोग करते हुए वाराणसी के प्राचीन मंदिरों और गुप्त स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारियां जुटाई। उसने ध्रुव को बताया कि वाराणसी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय जाल है। इस जाल में ज्ञान कुंड, जो कि एक प्राचीन जलाशय है, उसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस कुंड में ज्ञान और शक्ति का रहस्य छिपा है, जो गुप्त समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों ने एक साथ वाराणसी के लिए ट्रेन की यात्रा की। ट्रेन में बैठते हुए ध्रुव ने अजंता के नक्शे और प्रतीकों का गहराई से अध्ययन किया। माया ने उसे ज्ञान कुंड के बारे में बताया, जो वाराणसी की आत्मा मानी जाती है। ये कुंड केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां ज्ञान, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। माया की बातें ध्रुव के मन में एक नई रोशनी भर रही थीं। जब वे अंततः वाराणसी पहुंचे तो शहर की गलियां और घाट उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। गंगा का पानी चांदनी रात में जैसे एक नया जीवन पा रहा था। उन्होंने सीधे ज्ञान कुंड की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें गुप्त समाज के सदस्यों की उपस्थिति का एहसास हुआ। कुंड के पास एक स्थानीय पुजारी, पंडित त्रिवेदी, खड़े थे। उन्होंने ध्रुव और माया को देखा और तुरंत उनकी ओर बढ़े। पंडित त्रिवेदी ने उन्हें ज्ञान कुंड के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुप्त समाज ने इस कुंड के रहस्यों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उनकी बातें ध्रुव और माया को और भी अधिक प्रेरित कर गईं। वे समझ गए कि उन्हें इस रहस्य की गहराई में उतरना होगा, ताकि वे गुप्त समाज के खतरनाक इरादों को रोक सकें। जैसे ही वे कुंड के रहस्यों में उतरने लगे, उन्हें एक सुरंग का पता चला जिसे गुप्त समाज ने खोजा था। यह सुरंग प्राचीन यंत्रों और रहस्यमय वस्तुओं से भरी हुई थी। एक रात जब वे सुरंग में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं तो अचानक गुप्त समाज के सदस्य उन्हें घेर लेते हैं। यह एक तीव्र टकराव का क्षण था। माया ने अपनी तकनीकी दक्षताओं का उपयोग करते हुए सुरंग की सुरक्षा प्रणालियों को हैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भागने का प्रयास करते हैं, उन्हें पता चलता है कि गुप्त समाज ने यंत्र को सक्रिय कर दिया है। कुंड का पानी चमकने लगा, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति जागृत हो गई हो। ध्रुव और माया को अब जल्द से जल्द यंत्र को निष्क्रिय करना होगा। यह एक तनावपूर्ण स्थिति थी। वे वाराणसी के घाटों पर खड़े थे, जहां उनकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उनकी सोच में एक साथ कई बातें चल रही थीं। ध्रुव ने माया की ओर देखा और कहा, हमें इसे रोकना होगा, वरना यह शहर और इसके रहस्य हमेशा के लिए खो जाएंगे। माया ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पास समय कम है, हमें अपने ज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और यंत्र की ओर बढ़े। जैसे ही वे यंत्र के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुप्त समाज के सदस्य उन पर नजर गड़ाए हुए थे। माया ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए यंत्र के तंत्र को समझने का प्रयास किया। ध्रुव ने उसे समर्थन दिया, माया, तुम्हारे पास यह करने की क्षमता है, हमें इस यंत्र को निष्क्रिय करना होगा। अंततः एक कठिन संघर्ष के बाद माया ने यंत्र को निष्क्रिय करने में सफलता पाई। कुंड का पानी धीरे धीरे सामान्य हो गया और गुप्त समाज के सदस्य असहाय खड़े रह गए। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस ले रहे थे, माया का फोन बज उठा। फोन पर एक नया प्रतीक था और दूसरी ओर कोणार्क शहर का नाम सुनाई दिया। यह नया नाम उनके लिए एक नई चुनौती का संकेत था। ध्रुव और माया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके मन में प्रश्न उठने लगे कि कोणार्क में क्या रहस्य छिपा है। क्या वे इस नए रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे? इस प्रकार वाराणसी का जाल समाप्त होता है, लेकिन यह एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है। पाठक अब कोणार्क में ध्रुव और माया की अगली चुनौतियों का इंतजार कर रहे हैं। क्या वे गुप्त समाज के और भी खतरनाक इरादों का सामना कर पाएंगे?
क्या वाराणसी के रहस्यों का और भी गहरा अर्थ है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में ही मिलेंगे।